हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को कंप्यूटर का शौक है वे ज़्यादातर उन यंग आईटी जीनियस के से इंस्पिरेशन लेते हैं जिन्होंने इस टेक इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है। आज टेक और बिजनेस की दुनिया में काफ़ी मिलेनियल लोग फेमस है और उनमें से जेफ बेजोस सबसे अमीर है। और हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी काफ़ी नॉलेज और सबक से भरी हुई रहती है जिससे यंग लोग सीख सकते हैं। जहाँ पर ये जेफ बेजोस की बात है, वो कहते हैं कि मैं लाइफ में फेल हो जाऊंगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। और इसी के लिए आज हम जानेंगे जेफ बेजोस के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस समरी के बारे में। ई कॉमर्स की दुनिया में सबसे आगे रहने वालों में से एक जेफ बेजोस ने दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर अमेजोन की स्थापना की। वो द वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लू ओरिजिन नाम की एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक भी है। अमेजोन की ज़बरदस्त कामयाबी को देखते हुए जेफ बेजोस को ई कॉमर्स का बादशाह कहना गलत नहीं होगा। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के अनुसार वो जून 2021 तक $190 बिलियन की प्रॉपर्टी के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। यह समरी बेजोस की दिलचस्प कहानी के बारे में है कि कैसे Amazon.com एक साधारण से गैरेज से शुरू होकर के आज $1 मिलियन के बिजनेस तक बढ़ गया है। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 यानी कि 1964 में न्यू मैक्सिको में जैकलिन गेज जॉर्गेनसन और टेड जॉर्गेनसन के घर में हुआ था। उनके माता पिता ने जल्द ही तलाक ले लिया और 1968 में बेजोस की मां ने क्यूबा के एक इमिग्रेंट मिगुएल मैक बेजोस से शादी कर ली। मिगुएल ने न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया और जल्द ही उनका परिवार ह्यूस्टन टेक्सास में रहने चला गया, जहां मिगुएल को एक्सन में इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई और बेजोस के नाना अल्बुकर्क में यूएस में यानी कि एईसी के रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम किया। जब वो छोटे थे तब बेजोस कोटेलर टेक्सास के पास एक कंट्री हाउस में गर्मी की छुट्टियां बिताते थे, जहां उनके नाना रिटायरमेंट के बाद रहने लगे थे। बाद में बेजोस ने बड़े होने पर वहां जमीन खरीदी और इसे 20,000 एकड़ से बढ़ा करके 3 लाख एकड़ तक कर दिया। बचपन में बेजोस एक ऐसे बच्चे थे जिनमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रहती थी कि वो चीज़ें कैसे काम करती है। अपने शुरुआती इन्वेंशन में उन्होंने एक अलार्म बनाया था और जब भी उनके छोटे भाई बहन उनके कमरे में घुसने की कोशिश करते थे वो उन्हें अलर्ट कर देता था। वो छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रोबोट्स भी बनाते थे। जब वे हाई स्कूल में थे तब तक बेजोस ने अपने एक्सपेरिमेंट तक काम करने के लिए अपने माता पिता के गैरेज को एक लैब में बदल दिया था। वैसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई साल बाद 1994 में बेजोस ने अपने गैराज से ही Amazon.com की शुरुआत की थी। कुछ सालों बाद उनकी फैमिली मायामी चली गई, जहाँ पे बेजोस ने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। बेजोस बड़े अच्छे स्टूडेंट थे। उन्होंने बड़े ही अच्छे ग्रेड से ग्रेजुएशन पूरी की। छोटी उम्र से ही उन्हें बिजनेस की नॉलेज थी। बेजोस ने अपना पहला बिजनेस द ड्रीम इंस्टीट्यूट के नाम से स्टार्ट किया था। इस इंस्टीट्यूट ने चौथे, 5वीं और 6ठी क्लास के स्टूडेंट को एक क्रिएटिव समर कैंप ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने जाने माने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और 1986 में कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेहद टॉप ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। जब वो पहली बार प्रिंसटन गए तब बेजोस एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहते थे और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें आइंस्टाइन और हॉकिंग से मिली थी। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि फिजिक्स प्रोग्राम के टॉप 25 स्टूडेंट्स में से शामिल होने के बावजूद भी वो अपने बैच के कुछ जीनियस के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। Wired.com के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने याद किया कि उन्हें साफ तौर पर यह समझ आ गया था कि उनके बैच के कुछ स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि उनके दिमाग अलग तरीके से बने हैं। जल्द ही बेजोस ने अपने मेजर को अपने बचपन के पैशन कंप्यूटर साइंस में बदल दिया। उन्होंने अपने लिए एक गोल भी बनाया कि एक दिन वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और अब जानते हैं लेसन टू लर्न फ्रॉम जेफ बेजोस अर्ली ईयर्स। जेफ बेजोस ने बहुत कम उम्र से ही बिजनेस चलाने की स्किल्स थी। उन्होंने अपने हाई स्कूल में एक ट्यूटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। वो फार्म की देखभाल करने के लिए अपने दादा की हेल्प करते थे और बचपन में वो इलेक्ट्रिकल किट के साथ खेला करते थे। और उन्होंने सोकिया एक रोबोट भी बनाया जिसने जल्द ही उनके पिता के गैरेज में बहुत जगह ले ली थी। 18 साल की छोटी उम्र में उन्होंने दूसरे प्लैनेट के बारे में जानने का सपना देखा था और आज उन्होंने इस सपने पर काम करना भी शुरू स्टार्ट कर दिया। जेफ को उनके माता पिता और उनके नाना ने सभी अतरंगी और अजीबी कामों के लिए हमेशा इंकरेज किया और इनोवेशन के लिए उनकी जो प्यास थी उसकी तारीफ की।
इसके साथ उनको कम उम्र से ही अपने पैशन पर काम करने के लिए उन्होंने जगह भी दे दी थी, जहाँ पे वो इत्मीनान से काम कर सके। और अब आगे का बात करते हैं करियर की बात। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय वॉल स्ट्रीट पर कंप्यूटर साइंस की डिमांड थी, जहाँ इसका इस्तेमाल मार्केट ट्रेंड का पता लगाने के लिए किया जा रहा था। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने जेफ बेजोस को एक सेटअप टेलीकॉम कंपनी फिटल में जॉब दी थी, जहां उनका काम इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट के लिए एक नेटवर्क बनाना था। जल्द ही उनका प्रमोशन हो गया और वो कस्टमर सर्विस के डायरेक्टर और हेड ऑफ डेवलपमेंट बन गए। जब कंपनी 2 साल के बाद कामयाब होने में फेल रही तो बेजोस ने बैंकिंग में कदम रखा और बैंकर्स ट्रस्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया, जहां वे वाइस प्रेसिडेंट बने। एक अच्छी जॉब होने के बावजूद बेजोस ने एक टेक कंपनी में शामिल होने के कारण बैंक छोड़ देने का फैसला किया, जहां वे कंप्यूटर पर काम कर सकते थे, जो उनका पैशन था। बेजोस ने वॉल स्ट्रीट के एक अनोखे फाइनेंशियल फर्म को जॉइन किया, जो लेटेस्ट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन को मिला करके काम कर रहा था। इस समय के दौरान जेफ ने अपनी होने वाली वाइफ मैकेंजी टटल के साथ डेटिंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि प्रिंसटन ग्रेजुएट थी। उनकी शादी 1993 में हुई थी। बेजोस ने डीई का यूनिक कल्चर पसंद था, जहां पे मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट को फाइनेंशियल से ज़्यादा काम पर रखा जाता था। बेजोस का करियर 100 में भला फूला और जल्द ही वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने फाइनेंस के सेक्टर में एक सिक्योर फ्यूचर हासिल कर लिया था और वो एक ऐसे माहौल में काम कर रहे थे जो उनके स्वभाव से मेल खाता था। जल्द ही बेजोस को एक आइडिया आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी और ई कॉमर्स की इतिहास को बदल कर रख दिया। मतलब उनके रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ और थर्स्ट फॉर इनोवेशन। जी हाँ, जब बेजोस ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी तब उन्हें इंटेल, बेल लैब्स और इंडोशन कंसल्टिंग जैसे जाने माने फर्म में बहुत अच्छे जॉब ऑफर किए गए थे। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े फर्म को चुनने के बजाय एक इनोवेटिव स्टार्टअप में काम करने का डिसीजन लिया और उस पर अपना बेस्ट एफर्ट भी लगाया। बाद में भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल और अनोखे फाइनेंशियल फर्म डीई शो में काम करने के लिए बैंक में एक सीनियर पोस्ट छोड़ दी। शो एक ऐसे फर्म थी जिससे उनके अंदर चीज़ों के बारे में जानने की और इच्छा को बढ़ाई, जहां वो कंप्यूटर पर काम कर सकते थे, जिस पे उन्हें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। बेजोस ने कभी किसी बोरिंग जॉब में काम नहीं किया था। हालांकि वो कई सालों तक एक अच्छी सैलरी देने वाली जॉब करते रहे, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने उन फर्म्स को चुना जो उन्हें टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन करने और कुछ नया डेवलप करने का मौका देती थी। जब उन्हें अमेजॉन का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया तो उन्होंने इस आइडिया पर काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की सेफ पोस्ट तक को छोड़ दी थी, जबकि वो इस बात से अनजान थे कि फैसला उनके लिए ज़िंदगी बदलने वाला था। अमेजॉन को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में स्टार्ट किया गया था, लेकिन बेजोस इन्हें धीरे धीरे कर बढ़ाते जा रहे थे और फिर वो मुकाम भी आया जब इसमें अनगिनत प्रोडक्ट, लगभग दुनिया का हर प्रोडक्ट बेचा जाने लगा। अमेजॉन प्राइम भी एक सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ, जिसमें अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन को लेकर के 2 दिनों के अंदर प्रोडक्ट को फ्री में डिलीवर किया जाने लगा। किंडल ई रिटर्न और किंडल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जिसमें हर दूसरे इंसान को राइटर बना दिया है, वो भी एक ज़बरदस्त इनोवेटिव आइडिया था जो बिल्कुल सही समय पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने ई बुक्स के बढ़ते मार्केट में खूब सारा पैसा कमाया। और जो भी तब जब वहाँ पे ना के बराबर कंपटीशन था, तो ये इनोवेशन की ही प्यास थी जिसने बेजोस को टेक्नोलॉजी के एरिया में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया था। अमेजॉन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए वो बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को शामिल करते थे। उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के कभी भी समझौता नहीं किया और साथ ही लोगों को हायर करने की बात आई तो वो बहुत ध्यान से लोगों को चुनते थे। उन्होंने ऐसे टैलेंटेड लोगों को काम पे रखा जिनके ट्रैक रिकॉर्ड में इनोवेशन ज़्यादा शामिल था। तो इस तरीके से उनकी जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, यानी कि बेजोस को उनके रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क यानी कि कम से कम अफसोस करने वाली सोच के लिए जाना जाता है। इस सोच ने उन्हें अपने करियर में प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प की। उन्होंने एक बायोग्राफी राइटर से एक बार कहा था कि वो ऐसा डिसीजन लेना पसंद करते हैं जब उन्हें 80 साल के हो जाएंगे और उस बारे में सोचेंगे तो उन्हें उस फैसले को लेकर के ज़्यादा अफसोस या पछतावा ना हो। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि 80 की उम्र में उन्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने एक अच्छी सैलरी वाली जॉब और अपने वॉल स्ट्रीट बोनस को छोड़ दिया था, लेकिन इस बात का अफसोस ज़रूर होगा क्योंकि उन्होंने इंटरनेट जैसे उभरते हुए फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसका आने वाला समय में बेमिसाल मार्केट होने वाला था, जो उनकी ज़िंदगी और दुनिया को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रख रहा था। इन दोनों बातों की तुलना में उनके लिए जॉब छोड़ने का फैसला आसान बना दिया था
और इसके बाद वो जोरों शोरों से अमेजोन पर काम करने में जुट गए। तो इस जर्नी में अगला सवाल आता है कि हाउ वॉज अमेजोन फाउंडेड। तो इसका जवाब ये है कि शुरुआत में अमेजोन डी सो एंड कंपनी के ऑफिस में डिस्कस किया जाने वाला सिर्फ एक एक्साइटिंग आइडिया था। सो ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट में मार्केट अबनॉर्मली का फायदा उठाने के लिए कंप्यूटर और मैथमेटिकल फॉर्मूला की यूज की शुरुआत की। एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बेजोस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरनेट एक्सप्लोर करने का काम दिया गया था। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब नया था और ई कॉमर्स बिजनेस इतना डेवलपमेंट नहीं के लिया था। तो एक दिन बेजोस को कुछ खास स्टैटिस्टिक्स मिले जो दिखा रहे थे कि इंटरनेट का यूज हर साल 2300% बढ़ रहा था। बेजोस के पारखी नज़र ने ई कॉमर्स के उस अनछुए पोटेंशियल को देख लिया था जो आसमान की ऊंचाइयों को जाने की ताकत रखता था और तुरंत ही एक रिटेल शॉपिंग वेबसाइट शुरू करने के मौके ढूंढने लगे। उन्होंने टॉप 20 मेल ऑर्डर बिजनेस को देखा और रिव्यू किया कि उनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा जा सकता था। एक फिजिकल स्टोर के बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा अच्छे से डिलीवरी किया जा सकता था। किताबें इंटरनेट के लिए एकदम सही प्रोडक्ट लगती थी क्योंकि बहुत सारी किताबें वेबसाइट पर डिस्प्ले की जा सकती थी जो एक बुक स्टोर की चार दीवारी में संभव नहीं था। तो एक तेज़ तर्रार और फटाफट फैसले लेने वाली सोच होने की वजह से बेजोस ने अपनी जॉब से रिजाइन किया और तुरंत लॉस एंजलिस चले गए जहां उन्होंने अमेरिकन बुक सेलर कन्वेंशन में हिस्सा लिया ताकि बुक के बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। कई बड़े होलसेलर ने पहले ही इंटरनेट पर किताब को डाल दिया था। अब बेजोस ने इंटरनेट पर एक ऐसा सिंगल लोकेशन बनाने का फैसला किया जहां किताब खरीदने वाले आसानी से हर तरह की बुक्स को ढूंढ सके और घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक्स की खरीदारी कर सके। बेजोस ने एक मौके का फ़ायदा उठाने और अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करने के लिए डी सो में अपनी सिक्योर और अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी और आगे न्यूयॉर्क शहर से सेटल तक ड्राइव के दौरान बेजोस ने अमेजोन के लिए बिजनेस प्लान तैयार किए जिसे 5 जुलाई 1994 को उनके गैराज में लॉन्च किया गया था। एक साल बाद अमेजोन को दुनिया के लिए खोल दिया गया और बेजोस के दोस्त ने और अमेजोन के 300 बीटा टेस्टर्स को उसे प्रमोट करने के लिए कहा गया था। बिना किसी प्रेस के 30 दिनों के अंदर अमेजोन न सिर्फ 50 स्टेट में बल्कि 45 देश में कंट्रीज में बुक्स बेचने में कामयाब रहा। बाद में उसी साल के दौरान अमेजोन ने हर हफ्ते $20,000 की सेल की थी। बेजोस और उनकी टीम ने वेबसाइट पर काम करना जारी रखा और वन क्लिक शॉपिंग, कस्टमर्स रिव्यू और ईमेल ऑर्डर वेरिफिकेशन जैसे यूनिक फीचर्स बनाए। बेजोस ने कंपनी में अपनी जमा पूंजी लगा दी थी और इसके साथ ही उन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी थी कि 70% पॉसिबिलिटी है कि अमेजोन चल नहीं पाएगा और जल्द ही उनके माता पिता ने अमेजोन में लगभग $30 लाख इन्वेस्ट किए और हम इंटरनेट पर दांव नहीं लगा रहे थे, ऐसा उनकी मां ने कहा। हम जेफ के आइडिया पर दाम लगा रहे थे। अगले कुछ सालों में बेजोस के माता पिता जो कि अमेजोन के 6% के पार्टनर थे वो बिलियनियर बन गए थे और 3 साल बाद जेफ बेजोस ने पहले पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के साथ में अमेजोन को पब्लिक कर दिया। फॉर्च्यून और बारिन के रिपोर्ट अमेजोन को लेकर के ज़्यादा अच्छी नहीं थी या यूँ कहे कि वो उसकी बुराई कर रहे थे। फिर भी बेजोस को पूरा यकीन था कि इंटरनेट की पावर और पहुँच बड़े बुक होलसेलर को जैसे बॉर्डर और बार्न्स एंड नोबल को हरा देगी क्योंकि शुरुआती में अमेजोन सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर ही था। बाद में इसमें हर तरह के प्रोडक्ट्स को शामिल करके इसे आगे बढ़ाया जाने लगा। 1998 में अमेजोन पर म्यूजिक और वीडियो से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया गया और साल के अंत तक वेबसाइट पर अलग अलग तरह के कंज्यूमर गुड्स को बेचा जाने लगा था। 1997 में इक्विटी ऑफरिंग के दौरान $54 मिलियन इकट्ठे हो गए जिसका इस्तेमाल बेजोस ने बेधड़क रूप से छोटे कंपटीशन को खरीदने के लिए किया। 2002 में बेजोस ने और उनकी टीम ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अमेजोन वेब सर्विसेज को लॉन्च किया। आज अमेजोन वेब सर्विसेज यानी कि AWS अमेजोन के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने वाला सर्विस बन गई है जिसे 2020 के पहले 3 महीनों में $10 मिलियन को रेवेन्यू को पार कर लिया था। अमेजोन के पहले 5 सालों के अंदर ही उसका कस्टमर बेस 1,80,000 से बढ़कर के 17 मिलियन हो गया था। सेल में भी बड़ा उछाल आया जब $5,11,000 से 1.6 बिलियन हो गई थी। 2002 के अंत तक अमेजोन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जब उनकी इनकम कुछ थम सी गई थी। कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी जब बेजोस ने के कुछ डिलीवरी सेंटर को बंद कर दिया
और अमेज़न के एम्प्लॉइज़ के नंबर में 14% की कमी हो गई। एक साल के अंदर अमेज़न पैसों की किल्लत से उबर गया और $400 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। अक्टूबर 2013 तक अमेज़न ने दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर को खिताब हासिल कर लिया था। तो शुरू से ही बेजोस की जितनी जल्दी हो सके अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने इसकी परवाह नहीं किया कि इसका बुरा असर प्रॉफिट पर होगा, क्योंकि जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनका गोल उनका अमेज़न को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना नहीं था, बल्कि उनका इरादा दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के लिए इसे सबसे बड़ा स्टोर बनाना था। तो कई लोगों ने इतना बड़ा गोल रखने के लिए अमेज़न की काफ़ी बुराई की, जबकि कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की और कहा कि ये अब तक की सबसे इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जेफ बेजोस अपने 6 मेन प्रिंसिपल को लागू करके अमेज़न को और आगे बढ़ाते रहे। ये प्रिंसिपल है कस्टमर ऑब्सेशन, फ्रुगैलिटी यानी कि किफ़ायती, इनोवेशन, ओनरशिप, हाई हायरिंग बार और अ बायस फॉर एक्शन। तो आगे कपड़ों की कैटेगरी को अमेज़न में तब जोड़ा गया जब नॉनस्टॉप और द कैप जैसे सैकड़ों ब्रांड और रिटेलर के साथ में अमेज़न ने पार्टनरशिप की। बेजोस ने एक इंटरव्यू में बताया कि अमेज़न का विजन दुनिया की सबसे ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनने का है, यानी सबसे पहले कस्टमर को रखा जाएगा। उनका गोल अमेज़न को एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर बनाना है जहां लोग अपनी मर्जी से ही और पसंद से ही कुछ भी खरीद सकते हैं। और इसी के साथ आगे 2005 की बात करते हैं। अमेज़न लॉन्चेस प्राइम मेंबरशिप, यानी कि अमेज़न मार्केट प्लेस 2000 में बनाया गया था, जिसे छोटे बिजनेस को अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट बेचने की सुविधा दी। इससे बेहतर डिलीवरी सर्विस की ज़रूरत को बढ़ा दिया, जिस पर कस्टमर्स भरोसा कर सके। 2005 में अमेज़न प्राइम लॉन्च किया गया था, जिसमें सिलेक्टिव प्रोडक्ट के लिए क्विक शिपिंग की सर्विस दी थी। तेज़ डिलीवरी सर्विस ने इसको बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे प्रोडक्ट को कम से कम समय में डिलीवरी देना आसान बनाया गया था। आज 100 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर अमेज़न प्राइम मेंबरशिप थे। ये एक ऐसी मेंबरशिप सर्विस है जिसमें वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीम एप्लीकेशन शामिल है, जो नेटफ्लिक्स के साथ मुकाबला कर रही है। अमेज़न प्राइम दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड मेंबरशिप प्रोग्राम के रूप में दूसरी पोजीशन पर बनी हुई है। और इस जर्नी में अब बात करते हैं अदर बिजनेस वेंचर्स के बारे में। सबसे पहले है किंडल। अमेज़न में प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाने और बिजनेस को फैलाते रहने के बावजूद भी बेजोस अमेज़न की बुनियाद रही किताबों को नहीं भूले। उन्होंने मार्केट ट्रेंड पर अपनी नज़र बनाए रखी और ई बुक्स को पॉपुलर होते देखा। बेजोस ने इसमें भी अनलिमिटेड पोटेंशियल देखा और 2007 में किंडल लॉन्च किया, जो ई बुक रिटेलिंग के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बन गया। अमेज़न किंडल डिवाइस ने रीडर्स को ई बुक्स के बड़े कलेक्शंस को ब्राउज करना मुमकिन और आसान बनाया। ई बुक्स को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, किंडल डिवाइस पर डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे यूजर्स चलते फिरते भी ई बुक्स पढ़ सकते हैं। किंडल स्टोर में कई डिजिटल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी जोड़ा गया। बेजोस एप्पल के आईपैड जैसे कंपटीटर्स को मात देने के लिए किंडल के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लगातार इम्प्रूव करते रहे। और जहां तक वॉशिंगटन पोस्ट की बात है, तो बेजोस ने 2013 में वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया, जब वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था। बेजोस के लीडरशिप में पेपर और वेब ट्रैफिक को डबल करने में सक्सेसफुल रहा और 3 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो गया। सितंबर 2017 में ये अनाउंस किया गया कि द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने पेड सब्सक्राइबर का 1 बिलियन का फिगर पार कर लिया था। बेजोस ने रीडर्स की ग्लोबल पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए इंटरनेट मार्केटिंग यूज करने का विजन रखा था। और इस तरीके से अगला बिजनेस वेंचर था ब्लू ओरिजिन। स्टार ट्रेक मूवी के फैंस रहे बेजोस को हमेशा से स्पेस क्राफ्ट में बड़ी ही दिलचस्पी थी। अमेज़न की बड़ी सक्सेस में ब्लू ओरिजिन नाम के अपने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी शुरू करने में बड़ी हेल्प की। बेजोस कहते हैं कि उनका ये सपना ये भी है कि वे दूसरे प्लैनेट तक पहुंच बनाकर वहां पर ऐसा इंतजाम कर सके कि वहां इंसान आराम से रह सके। वो ब्लू ओरिजिन में इन्वेस्ट करने के लिए हर साल कुछ अमेज़न स्टॉक बेचते हैं, जिनकी लगभग कीमत $1 बिलियन है। बेजोस ने कहा है कि ब्लू ओरिजिन का मेन एम इंसानों को दूसरे प्लैनेट तक पहुंचाकर अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म होने से बचाना है। उन्होंने अनाउंस किया कि न्यू शेफर्ड, जो ब्लू ओरिजिन का स्पेस क्राफ्ट है, जल्द ही नवंबर 2018 तक इंसानों को स्पेस में ले जाएगा। ब्लू ओरिजिन कमर्शियल स्पेस फ्लाइट टिकट $2 लाख से $3 लाख तक बेचने की सोच रहा था।
जून 2021 में बेजोस ने अनाउंस किया कि वे और उनके भाई मार्स न्यू शेपर्स फर्स्ट ब्लू फ्लाइट में स्पेस के लिए उड़ान भरेंगे। और इसी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अमेजॉन के बारे में यूनिक चीज़ क्या है। तो वो है कस्टमर सेंटर बिजनेस, यानी कि अमेजॉन में कस्टमर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिर्फ जिसकी वजह से बेहतरीन कस्टमर सर्विस मिलती है। ये बात तब साफ तौर पर जाहिर हो गई थी कि जब 2007 में एक Amazon.com को AD8 का स्कोर दिया था, जो उस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विस प्रोवाइडर के लिए हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर था। अपनी बायोग्राफी द एवरीथिंग स्टोर में बेजोस ने कुछ ऐसी बातें बताई जो अमेजन को दूसरी कंपनियों से अलग बनाती है। जेफ बेजोस का कहना है कि अमेजन सही मायनों में अपने कस्टमर को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, उन्हें सबसे पहले रखती है और लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान और डिसीजन लेती है और बहुत कुछ ज़्यादा इनोवेटिव सोच रखते हैं। उनका दावा है कि बहुत कम कंपनीज के पास इनमें से तीनों क्वालिटीज़ है। ज़्यादातर कंपनी या तो कस्टमर के बजाय अपने कंपटीशन पर फोकस करती है। इसी तरीके से ज़्यादातर बिजनेसमैन अपना समय उन बिजनेस में लगाते हैं जो 2 या 3 साल के अंदर प्रॉफिट कमा करके दे सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हार मान लेते हैं। लोगों की यह सोच है कि किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा सेफ और आसान सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करना होता है, लेकिन अमेजॉन में ये घिसी पिटी सोच नहीं चलती, बल्कि वहाँ पर इनोवेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इन्हीं सारी बातों के साथ समय आ गया है इस समरी के कंक्लूजन को जानने का, यानी कि जितनी भी बातें हमने यहाँ पर जानी ही, जितनी भी कहानियाँ हमने सुनी, उन सब का निचोड़ क्या है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि अमेजॉन ने एक ऑनलाइन बुक रिटेलर के आइडिया के साथ शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दुनिया के हर कोने तक फैल गया और दुनिया भर में धूम मचा दी। किताबों के साथ साथ अब उसने होम डिलीवरी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मूवी और सर्विस भी आने लगी थी। लेकिन ये सब चुटकियों में नहीं हुआ था, या ऐसा नहीं है कि अमेजॉन को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि जेफ बेजोस को कई तरह की क्रिटिसिज्म और काफ़ी सारे ताने झेलने पड़े। जैसे कि उन्होंने एक सख्त बॉस का लेबल दे दिया गया और उन्हें अमेजॉन के गोदामों में काम करने की कंडीशन को लेकर के तरह तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ा। 2002 में जब अमेजॉन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और लगभग दिवालिया होने की कगार पे था, तब कई सारे एनालिसिस्ट ने यहाँ तक कहा था कि वो साल अमेजॉन का अंत था। इन सब के बावजूद बेजोस अपने एम्पायर को बढ़ाते रहे और अपनी कंपनी के लिए इन लॉन्ग टर्म विजन बनाते रहे। 2020 की शुरुआत में जब कोरोना जैसे महामारी के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई थी, तब क्वारंटीन के कारण अमेजॉन की उसी टाइम पे अमेजॉन के शेयर की कीमत बढ़ गई और नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। हाल ही में जेफ बेजोस ने अनाउंस किया कि वे 2021 की गर्मियों में अमेजॉन में अपनी सीईओ की पोस्ट को छोड़ देंगे और अपने ग्लोबल रिटेल एम्पायर में एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करना जारी रखेंगे। तो इसी के साथ ये समरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और ये समरी में आपको अगर कोई कमेंट देना होगा या कोई सजेशन देना होगा तो आप प्लीज़ दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।